हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम मनीष चान और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्पॉट राउंड 2 के बारे में। स्पॉट राउंड 2 के बारे में आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इन सभी कोर्सेज़ के लिए स्पॉट राउंड 2 कंडक्ट होने वाला है। हमारे पास टोटल कितने 25 कोर्सेज़ हैं और ये जो नोटिस आया हुआ आईपी का ये काफ़ी बड़ा है। अगर आप इसको देखें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखूँ, काफ़ी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। तो इन चीज़ों को आसान करना है मेरा काम और मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इस नोटिस में जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं और ये कैटेगरीज ज़रूरी भी हैं ताकि हम समझ सकें कि कौन बच्चा एलिजिबल है स्पॉट राउंड 2 के लिए, कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैटेगरी नंबर 1। तो कैटेगरी नंबर 1 जो आपकी यहाँ पर दिख रही है, उसके अंदर कौन आ रहे हैं? ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले चुके हैं। तो जो एडमिशन ले चुके हैं बच्चे और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा स्पॉट 1 के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैटेगरी के 1 के अंदर कौन आ रहा है? जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। मतलब जाहिर सी बात है, स्लाइडिंग राउंड में इन्होंने एडमिशन लिया होगा लेकिन स्पॉट 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा, मतलब एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने क्या करा है? 40K पे कर दिए होंगे और रिमेनिंग फ़ी जो होगी वो भी इन्होंने कॉलेज में पे कर दिए होगी। तो ये बच्चे कैटेगरी 1 के अंदर लाए करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी 2 के अंदर कौन बच्चा लाया करेगा? जिसने एडमिशन ले लिया लेकिन आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट 1। मतलब उसने क्या करा होगा? स्पॉट 1 के बाद एडमिशन रिपोर्ट कर दिया होगा कॉलेज के अंदर। स्पॉट 1 के बाद रिपोर्ट करा होगा और एडमिशन ले लिया होगा। तो अगर एडमिशन लिया होगा स्पॉट 1 के बाद तो उसने 40,000 भी पे करे होंगे और कॉलेज में उसकी रिमेनिंग फ़ीस भी भरी होगी। तो ये कैटेगरी 2 के बच्चे हो गए। कैटेगरी 3 में किन बच्चों को डाला गया है? जिन्होंने रजिस्टर कर दिया था काउंसलिंग में, ठीक है, स्पॉट 1 तक पार्टिसिपेशन करा था, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा था, तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग की फ़ीस ज़रूर भरी होगी उन्होंने। अब दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक तो सीईटी वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने सीईटी दिया था और एक वो बच्चे होते हैं जिसने नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेशनल बेसिस पे जो आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बच्चे, जिन्होंने सीईटी दिया था, उन्होंने क्या करा होगा? उन्होंने 1,000 रुपये भरे होंगे ओनली काउंसलिंग फ़ीस, क्योंकि उनका जो फॉर्म था वही 1,200 रुपये का था। उसके बाद अगर इन्होंने सीईटी वालों ने स्पॉट में भी पार्टिसिपेट करा है तो 100 रुपये अलग से भरे होंगे इन्होंने। उसके बाद नेशनल लेवल टेस्ट वाले जो बच्चे हैं उन्होंने पहले 1,200 रुपये भरे होंगे, पहले 1,200 रुपये भरे होंगे, फिर 1,000 रुपये भरे होंगे और स्पॉट के 100 रुपये भरे होंगे। तो ये नेशनल लेवल वाले बच्चे हो गए। लेकिन वो बच्चे जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला, इवन उन्होंने स्पॉट 1 तक पार्टिसिपेशन करके देख लिया, तो उनको कैटेगरी 3 में डाला गया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है कि उन्होंने काउंसलिंग फ़ीस भर दी, तो उन बच्चों को कैटेगरी 3 में डाल दिया गया है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 4 की। कैटेगरी 4 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो 4-1 है और 4-2। तो 4-1 के अंदर वो बच्चे आएंगे जिन्हों को कॉलेज मिल गया था, अलॉटेड अ सीट, ठीक है, इन स्पॉट 1 या फिर इससे पहले जो भी राउंड हुए थे उनको कॉलेज मिल गया था लेकिन वो कॉलेज में गए नहीं। जो क्या गए? कॉलेज में गए नहीं। उन्होंने 40,000 भी भर दिए थे, तो 40K पे कर दिए गए थे लेकिन कॉलेज में जाके जो बाकी की फ़ीस थी वो नहीं भरी। उन बच्चों को हम क्या बोलेंगे? कैटेगरी 4 के फर्स्ट पार्ट में वो बच्चे आ रहे हैं। देन कैटेगरी 4 के सेकंड पार्ट में वो बच्चे आ रहे हैं जिनको कॉलेज मिल गया था। कॉलेज क्या हो गया था? अलॉट हो गया था स्पॉट 1 में या फिर इससे पहले वाले किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गया था, लेकिन ना तो वो कॉलेज में उन्होंने रिपोर्ट करा, ना ही उन्होंने 40,000 भरे, ठीक है। तो दोनों ही केस में उनका एडमिशन क्या हो गया? कैंसिल। तो 4-1 के अंदर भी कैंसिल हो गया और 4-2 के अंदर भी कैंसिल हो गया क्योंकि कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करा, सही है ना। तो ये 4th कैटेगरी में आ गए। देन 5th कैटेगरी में हमारे पास क्या है कि उन बच्चों को जिनको अलॉटेड अ कॉलेज इन स्पॉट 1 और प्रीवियसली और पेड 40K और बैलेंस फी बट विड्रू। कहने का मतलब वो सभी बच्चे जिन्होंने विड्रॉ कर लिया कॉलेज में, आपका एडमिशन लेने के बाद विड्रॉल करना हो, चाहे चाहे या फिर 40K पे करने के बाद विड्रॉ करना, मतलब जो भी बच्चे विड्रॉ करवा चुके हैं वो कैटेगरी 5 में आ रहे हैं। कैटेगरी 5 विड्रॉ वालों के लिए, ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। देन कैटेगरी 6 की अगर मैं बात करूं तो वो बच्चे जिन्होंने रजिस्टर कर दिया था इन ऑनलाइन काउंसलिंग, रजिस्टर कर दिया था ऑनलाइन काउंसलिंग में, एडमिशन गॉट कैंसल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब वो बच्चा जिसने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करा था, चाहे स्पॉट हो
या फिर फर्स्ट राउंड हो, सेकंड हो, थर्ड हो, स्लाइडिंग हो, किसी भी राउंड में इन्होंने पार्टिसिपेशन करा था, देन ये कॉलेज में बच्चे ने रिपोर्ट करा होगा। तो रिपोर्ट करा तो कॉलेज वाले ने इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करी। अब इन्फॉर्मेशन चेक करी तो इस बच्चे ने गलती से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर रखी थी, कुछ चीज़ें इसकी गलत हो गई थी, या फिर ये कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा पाया, तो इस वजह से इसका एडमिशन क्या हो गया, कैंसिल। तो रॉन्ग इन्फो वाली कैटेगरी की वजह से जो एडमिशन कैंसिल हो गया है जिस बच्चे का, वो आपका कैटेगरी नंबर 6 में आएगा। ठीक है। देन कैटेगरी नंबर 7 उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, मतलब अभी भी मौका दे रहा है IPU कि भाई आ जाओ, अब रजिस्टर कर लो, स्पॉट 1-2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हो, स्पॉट 2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हो। और आपको तो पता ही है कि अगर स्पॉट 2 में जो बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, अगर वो बच्चा CET वाला बच्चा है जिसने IP का CET दिया है और अभी तक रजिस्टर किसी भी राउंड में नहीं किया था, तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले 1000 रुपये काउंसलिंग के भरने पड़ेंगे। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये स्पॉट राउंड के भरने पड़ेंगे, डायरेक्ट वो स्पॉट 2 में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर कोई नेशनल लेवल टेस्ट वाला बच्चा है, JEE मेन, नीट वाला, जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले 1000 रुपये तो काउंसलिंग के भरने पड़ेंगे। फर्स्टली इसको 1200 रुपये भरने पड़ेंगे फॉर्म के, और देन थर्डली 100 रुपये भरने पड़ेंगे। ठीक है। तब जाके ये बच्चे स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगरी को डिफ़ाइन किया गया। आई होप आपको एक एक कैटेगरी समझ आई होगी। अब कैटेगरी तो हमने समझ ली, अब हमारा काम है कि एलिजिबिलिटी समझें कि भाई कौन बच्चा एलिजिबल है स्पॉट 2 में और कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है, और क्या करना पड़ेगा स्पॉट 2 में पार्टिसिपेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 की। कैटेगरी नंबर 1 वाले बच्चे जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं लेकिन उन्होंने स्पॉट 1 में पार्टिसिपेशन नहीं किया, हु नॉट टुक पार्ट इन स्पॉट 1। ठीक है। वो उनके पास अब एक मौका आएगा, उनके पास एक चांस आएगा फ्लोट करने का। ठीक है। जब वो लॉगिन करेंगे ना, उन बच्चों को करना है लॉगिन करने के बाद वो देखेंगे कि एक फ़्लोट का ऑप्शन आएगा, फ़्लोट के ऑप्शन पे क्लिक करके 100 रुपये भरने हैं और वो स्पॉट 2 में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। मतलब वो बच्चा जिसको स्लाइडिंग के बाद जिसने एडमिशन ले लिया, ठीक है, स्लाइडिंग के बाद एडमिटेड है वो बच्चा, ठीक है, और एडमिटेड है लेकिन फ्रीज पे क्लिक नहीं किया था उसने, फ्रीज पे नॉट क्लिक्ड। ठीक है। अब किसको पता था कि स्पॉट राउंड 2 भी होने वाला है ना, तो जो बच्चा जिसने अभी तक फ्रीज पे क्लिक नहीं किया था लेकिन 40K पे कर दिए थे, 40K पे कर दिए थे, रिमेनिंग फ़ी पे कर दी थी। आई होप आप मेरी एक एक चीज़ समझ रहे हो। रिमेनिंग फ़ी पे कर दी थी, 40K पे कर दिए थे, लेकिन फ्रीज पे क्लिक नहीं किया था। अब वो बच्चा जब लॉगिन करेगा तो वो देखेगा कि भाई मेरे पास तो फ्लोट का ऑप्शन आ रहा है, तो फ्लोट के ऑप्शन में क्लिक करके 100 रुपये भर के चांस ले सकता है। ठीक है। अगर कोई अच्छा कॉलेज मिला तो बढ़िया, अगर नहीं मिला तो जो कॉलेज में एडमिशन उसने ले रखा है वो तो है ही। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये एक अच्छा मौका मिला उन एडमिटेड स्टूडेंट्स को जो अभी तक उन्होंने स्पॉट 1 में पार्टिसिपेशन नहीं करा था, डायरेक्ट स्पॉट 2 में कर सकते हैं वो बच्चे पार्टिसिपेशन। लेकिन जिस बच्चे ने स्पॉट 1 में पार्टिसिपेशन कर लिया, ठीक है, या उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस बच्चे ने फ्रीज़ कर दिया था, जो बच्चा फ्रीज़ कर चुका है स्लाइडिंग राउंड के बाद, वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता स्पॉट राउंड 2 में। बहुत ध्यान से सुनना है आपको। जिसने स्लाइडिंग राउंड में कॉलेज में चला गया और उसके बाद फ्रीज़ कर दिया उसने, वो नहीं कर सकता पार्टिसिपेशन। उसके बाद हमारे पास आता है कैटेगरी नंबर 2। अब कैटेगरी नंबर 2 में कैसे एलिजिबल है, हु आर अलॉटेड कॉलेज, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया स्पॉट 1 में लेकिन उन्होंने फ्रीज़ नहीं किया, उन्होंने क्या करा, फ्लोट कर दिया। ठीक है। तो वो बच्चे एलिजिबल हैं, वो स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अब जिन्होंने फ्लोट किया है तो जाहिर सी बात है 40K ऑलरेडी पे कर दिए होंगे, और अगर ऑलरेडी पे कर दिए तो उनको दोबारा 40K पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैटेगरी 2 हो गई। कैटेगरी 3 की एलिजिबिलिटी कैसी है, कैटेगरी 3 वो हैं बच्चे जिनको अभी तक कोई एडमिशन नहीं मिला था, तो वो डिडेंट गेट एनी सीट टिल नाउ, वो बच्चे स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और ऑलरेडी वो ट्राई करे जा रहे हैं, स्पॉट 1 तक भी उन्होंने ट्राई किया था कैटेगरी 3 वाले बच्चों ने, तो ऑलरेडी जब स्पॉट 1 में उन्होंने 100 रुपये भर दिए हैं तो दोबारा 100 रुपये भरने की ज़रूरत नहीं है। तो कैटेगरी 3 वाले भी एलिजिबल हैं। उसके बाद कैटेगरी 4 to 6 में
जो भी बच्चे लाई कर रहे हैं कैटेगरी 4 to 6 में, जो भी मैंने आपको समझाया है, उसमें उन्हें क्या करना है, अगर 100 रुपये उन्होंने नहीं भरे तो वो 100 रुपये भरेंगे और स्पॉट 2 में पार्टिसिपेशन करेंगे। और अगर ऑलरेडी 100 रुपये भर चुके हैं तो आपका स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेशन करने के लिए 100 रुपये भरने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, एलिजिबिलिटी भी हमें क्लियर हो गई है ना। तो अब हम वापस अपने नोटिस पे चलते हैं और कुछ डेट्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी डेट्स ही है ना कि कब से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आज से ही ये आपका स्पॉट राउंड 2 स्टार्ट होगा। और कब तक चलेगा, 27 से लेके 28 रात के 11:50 तक चलेगा। इसमें क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। स्पॉट पार्टिसिपेशन फ़ी 100 रुपये भरोगे आप। चॉइस मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अगर स्पॉट 1 में आप फ्लोट करके आए हो। चॉइस फिलिंग कर सकते हो अगर आप नए नए हो, ठीक है। फ्लोटिंग, फ्रीजिंग, ये है। अब उसके बाद आप देखो कि डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, स्पॉट 2 का रिज़ल्ट जो होगा वो अगले ही दिन 29 को डिक्लेयर हो जाएगा आफ्टर 5 o'clock। देन सेम सिंपल सा प्रोसेस है कि 40,000 पे करोगे आप, अगर आपको कॉलेज पसंद आ गया। देन आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, बाकी आप रिमेनिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे। डॉक्यूमेंट वाली वीडियो मैंने बना रखी है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद 30th तक ये प्रोसेस चलेगा, जिसमें 40K भर सकते हो। आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवा सकते हो 30 तक ही, मतलब 30 दिसंबर तक, इस 2020 के साल एंड तक ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और नए साल से आपकी एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। आप कॉलेज में जाओगे, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि तब आप एडमिटेड हो चुके होगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी आपको। और इसके बाद अभी भी इन्होंने क्या करा है, विड्रॉल का ऑप्शन दिया है। विड्रॉल का ऑप्शन अभी भी है, 40,000 आपका ये विड्रॉल कर सकते हो आप। 30th तक ही डेट दी गई है, और रिपोर्टिंग के लिए आपको 30 से लेके 31 तक, ठीक है। मतलब नए साल से एक नई शुरुआत, जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था। और इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें हो गई सिंपल। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी, एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ क्लियर करा है, वरना ये नोटिस आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। उससे हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, आप इंटरबिट गीक्स की ऐप डाउनलोड करो। सबसे पहले इंटरबिट गीक्स की ऐप डाउनलोड करोगे, फ्रेश कैंडिडेट्स हो आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर के बैच में डाला जाएगा। बैच में ऐड होने की कोई फ़ीस नहीं है, और मैं भी अब सेशन कंडक्ट कराने वाला हूँ। आपके कॉलेज के टीचर्स भी कराएंगे। आप इंटरबिट गीक्स की ऐप पे भी सेशन ले सकते हो। उसके अलावा स्टडी मटेरियल में फ्री कोर्सेज जो हैं, या फिर फ्री मटेरियल जो भी दिया है उसको एक्सप्लोर करो। नई नई चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। स्टोर सेक्शन पर जाओ, तो बहुत सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्पॉट राउंड 2 को अच्छे तरीके से करो। जो ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं सिलेबस वाली वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सिलेबस क्लियर करवाऊँगा कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता कैसा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। और आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।